खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस दिखाएंगे। सीएम धामी ने बताई बजट की खासियतें, कहा आर्थिकी में 26 गुना से अधिक की वृद्धि, विकास दर 7% से अधिक अनुमानित बजट। विकासनगर में जेल में रोजेदार कैदियों के लिए इफ्तार का इंतजाम, समाजसेवी डॉक्टर ताहिर हसन ने इफ्तार के लिए भिजवाए फल, रमजान में सेवा की मिसाल, जेल में कैदियों तक पहुंची इफ्तार की सौगात। गुरुद्वार में पंडित देवी प्रसाद भट्ट ने की अपील, उत्तराखंड के 4 धामों को पर्यटन स्थल न बनाने की अपील की। तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर समझने की जरूरत, पंडित भट्ट ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, मकान गणना के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू। उत्तराखंड में ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, बनेंगे 196 नए पार्किंग स्थल, 618 करोड़ की परियोजनाओं पर काम शुरू। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी सहित 5 जिलों में बारिश, बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में सामान्य से ज्यादा तापमान, देहरादून में पारा 32 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश के आह्वान पर विद्युत वितरण खंड नैनीताल के समस्त कर्मचारियों द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम 2025 के माध्यम से बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के विरोध में विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा एक तरफ कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों की अनदेखी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर जल्द ही कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो समस्त कर्मचारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार एवं शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम 2025 को बिजली विभाग पर लागू करने के प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आज उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य है। आज हमारा विरोध के रूप में हम ये दर्ज कर रहे हैं, जिससे कि इसके जो हमें दुष्परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे, वो स्थिति है कि अभी जो अन्य सब स्टेट हमारे जो जितने भी हमारे राज्य हैं केंद्र सरकार, उनमें सबके अपने अपने टैरिफ अलग अलग है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अक्सर से है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब पूरी दुनिया के ईंधन बाजार पर दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण कई देशों में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही है और ईंधन भंडार भी तेजी से घट रहे हैं। इसी बीच भारत में भी रसोई गैस को लेकर संभावित किल्लत की आशंका के चलते केंद्र सरकार द्वारा नई एसओपी जारी की गई है, लेकिन गैस किल्लत की खबरों ने उपभोक्ताओं में भी खलबली मचा रखी है, जिसके चलते हरिद्वार देहात की गैस एजेंसियों के बाहर गैस की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर मारामारी का माहौल दिखाई दे रहा है। उपभोक्ताओं की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। उपभोक्ता गैस एजेंसियों और सिस्टम पर भी बद इंतजामी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। करोड़बाजी क्या है कि हमारी बगैर इजाजत के ऑटोमेटिक ये मतलब गैस बुक कर देते हैं और वो सिलेंडर अपना आप ही बेच देते हैं। हमें तो उस मैसेज के द्वारा पता लगता है कि सिलेंडर हमारा चला गया, लेकिन हमने जब देखा कि हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला, हमने बुक करने की कोशिश करी तो उसमें लिखा हुआ आ रहा कि 14 दिन के बाद आपका बुक होगा। क्यों बुक होगा भाई? आपने किससे पूछ के हमारा सिलेंडर बेच दिया? परेशानी जी 3-4 दिन हो गए जी हमको यहाँ रहते और ऐसे ही भीड़ चल रही है। और जी ये कह रहे कि गैस है नहीं और बुक करें तो बुक भी नहीं हो रही है जी। क्या गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जी इसमें जो दिक्कत ये आ रही जी, अब ब्लैक में बेचा जा रहा है जी माल। 3-4 दिन से आ रहे हैं भाई, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या करें? इन्होंने कहा था कल को ले जियो, रोज की रोज कहा था कल को ले जियो, बस यही बात है। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बागेश्वर में नए जिला आबकारी अधिकारी के रूप में दुर्गेश त्रिपाठी ने कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में विभाग की प्राथमिकताओं को साफ किया है। आपको बता दें, जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि बागेश्वर जिले में आबकारी व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिले की 12 मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, जिसे जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में प्राप्त जन शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जिले में संचालित सभी मदिरा बार और दुकानों की गतिविधियों पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
फरवरी को ज्वाइन किया हूँ। तो अभी हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि दुकानों के नवीनीकरण का समय चल रहा है। तो यहाँ 12 दुकानें हैं, तो उनके नवीनीकरण में हम लोग लगे हुए हैं। इस नवीनीकरण के पश्चात जो आप जन शिकायतों की बात कर रहे हैं, उनका हम लोग पूरे शिद्दत से और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसको हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगाया जाएगा। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो बाढ़ के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित कोई भी अनुज्ञापन होगा, अगर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नैनीताल में पुलिस प्रशासन द्वारा रात 11 बजे के बाद जबरन दुकान बंद कराने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आज नगर के व्यापारियों ने नैनीताल कोतवाली में प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि पुलिस रोज रात 11 बजे दुकानों को बंद करा रही है, जिसके चलते उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी का कहना है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि दुकानदारों को 11 तक ही खोला जाए। रात के समय दुकानें बंद होने से व्यापारियों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी इस व्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब, सबसे पहले तो हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जो व्यापारियों के हित में 24 घंटे बाजार को खुला रखने का संभाग के आदेशानुसार हम लोगों को दिया है। अब उसके बाद नैनीताल की पुलिस एक फरमान जारी करती है कि रात्रि 11 बजे बंद नहीं होगा। रात के 11 बजे से लगातार नैनीताल के बाजार बंद रहेंगे और पिछले दिन से लगातार 15 दिन से बंदी करते आ रहे हैं। नैनीताल जनपद में, पूरे जनपद में रात्रि में आपराधिक घटनाएं ना हों, शराब पीकर हुड़दंग ना करें लोग। उसके अलावा रात्रि को बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। इसके दृष्टिगत जितने भी दुकानें थी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट थे, उनको कहा गया था कि रात्रि को 11 बजे के बाद अपनी दुकानें स्वतः बंद कर लें। इसके लिए कोई विशेष अलग से आदेश नहीं निकाला गया था। इसका पालन ज़्यादातर जगह पे हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अगली खबर चमोली से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज गैरसैंण विधानसभा पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर आम जनता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्षी भूमिका का निर्वहन करते हुए आम जनता की आवाज उठाकर अपने हित की बात उठाती रहेगी। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के विकास नगर की विरासत और व्यापार को बचाने के लिए मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता राम शरण नौटियाल ने मोर्चा खोल दिया है। नेशनल हाईवे 507 के चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, जिसे लेकर नौटियाल के पिता पुत्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर एक महत्वपूर्ण पत्र सौंपा। विकासनगर के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए जुबिन नौटियाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रस्ताव से शहर का मुख्य बाजार और सैकड़ों परिवारों की आजीविका पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। पत्र में जिक्र किया गया है कि यदि एलिवेटेड रोड का निर्माण होता है तो पूरा बाजार अंधेरे में डूब जाएगा। वहीं चौड़ीकरण की स्थिति में कई ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और शैक्षणिक संस्थान इसकी जद में आएंगे। भाजपा नेता रामशरण नौटियाल और जुबिन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि स्थानीय जनता पूर्व में हुई बैठकों में वर्तमान विकल्पों को सिरे से नकार चुकी है। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि विभाग द्वारा सुझाए गए विकल्प संख्या 1 व 3 पर विचार किया जाए, जो मौजूदा सड़कों पर उपयोग करते हुए अब अंबाड़ी में हाईवे से मिलते हैं। इन दिनों विकास नगर में एक बहुत बड़ी समस्या जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, नेशनल हाईवे का एक प्रस्ताव था कि विकास नगर बाजार के बीच से इसको 4 लेन बनाने के लिए या इसको वाइड किया जाए, चौड़ा किया जाए या एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। इन दोनों प्रस्तावों का विकास नगर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और मैंने भी जब जानकारी की तो एनएच विभाग के अधिकारियों से भी बात की, तो ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं विकास नगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर नैनीताल से है, जहां तिब्बती शरणार्थियों ने तिब्बत की आज़ादी के लिए यहां संचालित तिब्बती बाजार बंद रख कर नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मल्लीताल स्थित तिब्बती बाजार से प्रदर्शनकारी तिब्बती शरणार्थियों ने शांति जुलूस निकालकर संयुक्त राष्ट्र व भारत सरकार से तिब्बत को आज़ादी दिलाने की मांग की है। आंदोलनरत तिब्बती नागरिकों ने बताया कि वह दुनिया भर में आज चीन के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्ष 1959 में तिब्बत पर चीन द्वारा कब्जा किए जाने के बाद से दलाई लामा सहित अन्य तिब्बती नागरिकों ने सीमा पार कर भारत में शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। इसी के बाद से भारत में रह रहे तिब्बती आज़ाद तिब्बत की मांग करते आ रहे हैं। तिब्बती समुदाय के लोगों ने बड़ा बाजार और मॉल रोड पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पहला जन आंदोलन हुआ था 1959 के दिन, वो 10 मार्च को हुआ था। तिब्बत में जो भाषा किए और वहाँ के लोगों ने मिलकर चीन के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाई थी। तो वो उसका आज 67 वो है 67वां दिवस है। तो ये पूरी विश्व में हर जगह तिब्बती आज के दिन ये जुलूस निकालेंगे, क्योंकि उन जो तिब्बत में रहने वाले लोगों जिन्होंने ये संघर्ष उठाया था, उस संघर्ष को जारी रखते हुए तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए और तिब्बत में जो मानव अधिकार का जो हनन हो रहा है उसका बहाल होकर इस वजह से उसके लिए करते हैं ये। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा का 2026-27 बजट सत्र गैरसैंण में जारी है। पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, आपको बता दें, 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, लेकिन सत्र की अवधि और बजट को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जिससे राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि विपक्ष के पास जनता से जुड़े कोई मुद्दे नहीं और सत्र के दौरान केवल हाय हल्ला और भ्रम की राजनीति कर रहा है। उनका कहना है कि यह बजट जनता के लिए लाभकारी है, लेकिन विपक्ष मुद्दाविहीन होकर विरोध कर रहा है। केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हा हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में। अगली खबर गदरपुर से, जहां गदरपुर ब्लॉक में आज आकांक्षी योजना के तहत उच्च स्तरीय निरीक्षण किया गया। भारत सरकार के 2 विभागीय सचिव और उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ गदरपुर ब्लॉक के राधा कांतापुर गांव पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने गांव में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी जानकारी भी ली और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। कि जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा जनपद उधम सिंह नगर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और हमारा गदरपुर एक एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है। उसी के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं, यहाँ पे भारत सरकार से एक टीम आई है जो उन कार्यों का निरीक्षण कर रही है। तो हम उन लोगों को यहाँ पे जो हमारे ऐसे कुछ गाँव में कार्य हुए हैं, CSR के कार्य हैं, विभाग द्वारा कराए गए कार्य हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और इसके आगे भी जो हमारे आज पूरा दिन कार्यक्रम लाइन अप है, हम देखते हैं कि जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दिखा सकते हैं। बाकी आगे की जो हमारी रिपोर्ट बनेगी फिर देखते हैं क्या होगा। देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से आए श्रद्धालु अपनी मन्नतों को लेकर देहरादून स्थित श्री गुरु राम राय दरबार में सजदा करने के लिए आते हैं। ये मेला सिख पंथ के 7वें गुरु हर राय जी के ज्येष्ठ पुत्र गुरु राम राय जी के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होता है और झंडा आरोहण से उनका जन्म दिवस धूमधाम से श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस आयोजन का हिस्सा बनती आई है और जिसके चलते उनकी कई मन्नतें भी पूरी होती आई हैं। आपको बता दें कि ये मेला पर्व होली के 5 दिन बाद देहरादून में आयोजित होता है और झंडा साहिब के आरोहण के 2 दिन बाद श्रद्धालुओं द्वारा नंगे पैर नगर परिक्रमा की जाती है, जिसके बाद देश विदेश से आए श्रद्धालु वापस अपने घरों की ओर बढ़ते हैं और अगले वर्ष पुनः इस आयोजन का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा करते हैं। जो हमारे साथ जो बुजुर्ग आते हैं वो 50 साल से आ रहे हैं। अगर यात्रा की बात करें, जो पंजाब से पैदल यात्रा आती है उसको 100-200 साल होने वाले हैं। तो जब भी आते हैं महाराज से कुछ मांगते हैं मन में,
अंदर माथा टेकते हैं तो वो जैसी मांगते हैं वैसी महाराज दे देते हैं। और हमारी जो भी मांग है, हमने जो भी मांगा है वो सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है। हमें यहाँ मिला झंडे साहब की कृपा से, गुरु जी कृपा से सब मिला है। और हम जिला एटा, ग्राम कठियारा, थाना रमदनी, जिला एटा, यूपी। नानक पंथ के आदमी है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के विकासनगर की विरासत और व्यापार को बचाने के लिए मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और उनके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता रामचरण नौटियाल ने मोर्चा खोल दिया है। नेशनल हाईवे 507 के चौड़ीकरण और एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है, जिसे लेकर नौटियाल पिता पुत्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर महत्वपूर्ण पत्र सौंपा है। विकासनगर के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए जुबिन नौटियाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रस्ताव से शहर का मुख्य बाजार और सैकड़ों परिवारों की आजीविका पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। पत्र में जिक्र किया गया है कि यदि एलिवेटेड रोड का निर्माण होता है तो पूरा बाजार अंधेरे में डूब जाएगा। वहीं चौड़ीकरण की स्थिति में कई मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और शैक्षणिक संस्थान इसकी जद में आ जाएंगे। भाजपा नेता रामचरण नौटियाल और जुबिन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि स्थानीय जनता पूर्व में हुई बैठकों में वर्तमान विकल्पों को सिरे से नकार चुकी है। उन्होंने पुरजोर मांग की है कि विभाग द्वारा सुझाए गए विकल्प संख्या 1 और 3 पर विचार किया जाए, जो मौजूदा सड़कों पर उपयोग करते हुए अंबाड़ी में हाईवे से मिलते हैं। नौटियाल परिवार ने सरकार से अपील की है कि विकास के नाम पर विकासनगर की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को उजाड़ने से बचाया जाए। दिनों विकासनगर में एक बहुत बड़ी समस्या जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, नेशनल हाईवे का एक प्रस्ताव था कि विकासनगर बाजार के बीच से इसको 4 लेन बनाने के लिए या इसको वाइड किया जाए, चौड़ा किया जाए या एक एलिवेटेड रोड बनाई जाए। इन दोनों प्रस्तावों का विकासनगर के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और मैंने भी जब जानकारी की तो एनएच विभाग के अधिकारियों से भी बात की तो ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं विकासनगर की जनता का जो हित है वो मारे जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया गया। बजट में नई योजनाओं, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया। इस बार राज्य का कुल बजट का आकार 1,11,703.21 लाख करोड़ यानी लगभग 1,11,703 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41% ज्यादा है। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में पहले दिन शुरू हुए बजट में राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। मंत्रोच्चारण और फूलों से सजे विधानसभा भवन में राज्यपाल का स्वागत किया गया। उधर विपक्ष ने सरकार पर प्रोटोकॉल उल्लंघन और परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हाथों में पट्टिकाएं पकड़कर प्रदर्शन किया। साथ ही इस बार के बजट को आम जनता के विपरीत बताते हुए कड़ा विरोध भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 1,11,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए साथ ही प्रदेश को विकास काम में आगे बढ़ने के लिए कारगर बताया। ये बजट मिलाकर पहली बार हम लोगों ने 2022 से ये प्रयास किया कि जब भी हम बजट बनाएं तो बजट बनाने से पहले सभी लोगों से, जो हमारे हितधारक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उद्योग समूह के लोग हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, विभिन्न व्यापारी संगठनों के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी की राय लेकर उन सभी के साथ बजट पूर्व संवाद स्थापित करें। वो बजट पूर्व संवाद हमने स्थापित किए थे कुमाऊं, गढ़वाल, देहरादून, सभी स्थानों पर, और उनकी जो राय आई थी, जो उन्होंने सलाह दी थी, हमने प्रयास किया कि उसको हम बजट में समाहित करें, बजट में उसको सम्मिलित करें। हर संभव हमारा प्रयास था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो
देश का बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से भी प्रेरणा लेते हुए उसी को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में विकसित उत्तराखंड का भी अपना योगदान हो। और ये जो बजट है ये केवल एक आंकड़ों का या लेखा जोखा नहीं है, ये हमारे भविष्य का रोड मैप है। माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि अब की बार का बजट जो है ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट है। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसमें हमारी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किया गया है। सबसे पहली बात तो जेंडर बजटिंग की बात कही गई है। मैं समझती हूँ कि पूर्व में जो व्यवस्था थी उससे अधिक जो है जेंडर बजटिंग को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एकल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है, लखपति दीदी के लिए प्रावधान किया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही उनके आरक्षण से संबंधित व्यवस्था के लिए भी उसमें प्रावधान किया गया है। आयोगों के लिए व्यवस्था दी गई है, किसान के लिए है। मैं समझती हूँ खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए बजट की व्यवस्था दी गई है। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से एक समावेशी बजट है। एक एक व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप जो है ये बजट बना है। अगर बढ़ दिया जाए तो ये कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगे तो दूर। इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है ये बजट। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। गैरसैंण के लिए बजट का आवंटन नहीं हुआ है, जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी ये कह रही है, जहाँ इतनी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। किसान को कैसे मजबूत करेंगे, हमारे जो आउटसोर्स है और अन्य कर्मचारी हैं उनके रोजगार को कैसे सुरक्षित करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे, किसानों को कर्ज से कैसे निकालेंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। अंतिम छोर के व्यक्ति को कैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएंगे, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा ये मनरेगा की और जो है अटल आयुष्मान की बात कर रहे हैं, तो पिछली पेंडेंसी खत्म हुई नहीं। अस्पतालों में लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को लेना पड़ दिया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने इन स्वास्थ्य के जितने भी अस्पताल है वहाँ पिछले जो बिल बने हैं वो पड़े हैं, वो बिल नहीं दिए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री धामी ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बजट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के विजन और विभिन्न विभागों के लिए आवंटित धनराशि की जानकारी दी। भाजपा सरकार इस बजट को प्रदेश का अब तक का सबसे बेहतरीन बता रही है, तो वहीं विपक्ष कमियां और खामियां बताता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो बजट भारी भरकम है, मगर गैरसैंण फिर भी बजट से गैर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बजट पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा हुआ बजट है, भारी भरकम बजट है। चुनावी वर्ष भी है तो लोक लुभावना भी है, चीज़ों को लेकर के, जनता को लेकर के, खासकर इंडिविजुअल्स को लेकर के बड़ा फोकस किया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंच सके। लेकिन कुछ सवाल और भी इसमें भी खड़े हो रहे हैं कि गैरसैंण में बजट सत्र है, लेकिन बजट में गैरसैंण गैर हो रखा है। बजट में गैरसैंण को लेकर के कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो वित्तीय प्रबंधन को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते थे, उसमें पहाड़ के क्षेत्रीय विकास को लेकर के, उसको लेकर के भी थोड़ा सा सवाल उठ रहे हैं बजट में। हालांकि जो योजनाएं हैं, जो लाभ दिए गए हैं, वो प्रदेश की जनता को दिए गए हैं, और प्रदेश की जनता में जो चीज़ें हुई हैं पहाड़ की तुलना में मैदान में जो संख्या बल ज़्यादा है, तो उसका लाभ भी जो है पहाड़ को उस तरीके से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आज तक हम जब देखते थे, जब बजट आता था तो उसमें एक किस्म का एक कंपैरिजन होता था कि इसमें गाड़ियों की कीमत महंगी होंगी, बड़े बड़े चीजों की कीमत महंगी होंगी, खाने पीने की चीज सस्ती होंगी, दालों की कीमत सस्ती हो जाएंगे, सब्जी के भाव घट जाएंगे, गैस की कीमत कम हो जाएगी। इस प्रकार का बजट होता था तो लोग बड़े सांत्वना में होती थी और लोगों को लगता है कि वास्तव में ये बजट जनता के लिए है। लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से बजट में किसी प्रकार का भी ये प्रावधान नहीं रखा गया है, आम जनता के लिए इस बजट से कुछ नहीं रखा है, इससे स्पष्ट है कि ये बजट धनवान लोगों के लिए है। और उत्तराखंड की जनमानस की भावनाओं को तुषारापात करने वाला बजट है। बजट का कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, कोई रोड मैप नहीं। मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास कोई विजन नहीं है उत्तराखंड को लेकर के। जिस तरह से बजट के अंदर चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, तमाम लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है। पहाड़ों के अंदर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से जंगली जानवरों का उत्पात मचा रहे, उसको लेके कोई रोड मैप नहीं है। उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। जो हमारे कृषक लोग हैं उनको लेकर के उनकी आय कैसे बढ़ेगी, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी, इसको लिए किसी तरह का रोड मैप नहीं है। मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना व्यक्तिगत पहला बजट भाषण था, ये उनका आखिरी बजट भाषण भी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता इससे बहुत परेशान हो चुकी सरकार से। बजट
केवल और केवल कांग्रेस के लिए निराशाजनक हो सकता है, लेकिन जनता के लिए लाभकारी है। रही बात समय की कि 4 दिन का समय भी अगर कांग्रेस को कम लग रहा है, अगर 1 साल भी कांग्रेस को दिया जाए तो वो भी उनको कम लगेगा, क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो लोग पहले दिन ही तख्तियां लेकर के बैठे हो बाहर और सत्र ना चलने दे रहे हो, तो आप समझ सकते हैं जो कार्य समिति की बैठक में हिस्सा ना लेते हो उनके नेता प्रतिपक्ष, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रदेश की नीति और योजनाओं में सक्रिय रूप से कहीं खड़े नहीं होते हैं। और सरकार का जो सत्र चल रहा है, जो सरकार बजट पेश कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हा हुल्ला मचाने के लिए गए हैं केवल गैरसैंण में। ऐसे में बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।